डॉक्टर राजाराम, जिस जिस वक्त इसको लाया जा रहा है, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में एक फेज का इलेक्शन हो गया है, जिस समय इस मुद्दे की चर्चा शुरू करवाई गई है, कैबिनेट में पास करवाया गया है। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं, सवाल पूछा गया था महाराष्ट्र को लेकर के, तब तमाम तरीके के बहाने बनाए जा रहे थे। महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, हरियाणा, इन सब राज्यों का इलेक्शन एक साथ नहीं हो पा रहा है। जिस देश में एक छोटे छोटे राज्यों को इलेक्शंस में 3-3, 4-4 फेज में बांटने पड़ जाते हैं, उस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहां तक जायज है? या सिर्फ जो बात हो रही है कि भाई रोटी रोजगार न मांगो, रोटी रोजगार का मुद्दा हम इतना नीचे दबा देंगे कि आम आदमी के ढूंढने नहीं मिलेगा, वो मुद्दा विमर्श से ऐसे बाहर कर देंगे कि दिया लेके भी खोजने पे नहीं मिलेगा। केवल इन सारी चीजों के लिए काम हो रहा है। राम प्रकाश जी, ये महत्वपूर्ण है, जनता को समझना चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ में आप चुनाव कराते हो तो 5 चरणों में होते हैं, एक छोटा सा राज्य है, और उस समय आप कहते हैं कि लॉजिस्टिक सपोर्ट और सुरक्षा की व्यवस्था और दुर्गम स्थल होने के कारण संभव नहीं है। और वहीं पे आप कह रहे हो कि आप पूरे देश में केवल लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा और स्थानीय निकायों के भी चुनाव आप करा लेंगे। और भली बात ही आप जानते हैं कि जब आप बहुमत में थे तब तो आप इसे उस समय लाए नहीं, क्योंकि 2014 से आपका एजेंडा है ये। तो अगर लाना ही होता, इसमें उनकी नीयत को समझने की जरूरत है। अगर उनकी लाने की नीयत होती तो ये जब पूर्ण बहुमत में थे उस समय ले आते कि भाई धारा 83 में संशोधन, अनुच्छेद 83 में संशोधन करना है, अनुच्छेद 172 में संशोधन करना है, और वो जानते हैं नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके जो सहयोगी दल हैं उनके एजेंडा में नहीं है। और दूसरी बात, वो क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्रीय दलों के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये समझ लीजिए उनकी जड़ों में मट्ठा डालने की तरह है। क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे निश्चित रूप से। ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो स्थानीय मुद्दे पे थोड़ी होगा, राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव होगा, ये समझने की जरूरत है। तो ये क्षेत्रीय दल, चाहे वो नीतीश बाबू हो, चाहे नायडू जी हो, ये लोग निश्चित रूप से उसके साथ संशोधन के वक्त नहीं खड़े होंगे, और राज्यों की मंजूरी भी लिया जाना है। तो सवाल ये उठता है, वो भली भांति जानते हैं कि यह बेल मुंडेर पे नहीं चढ़ने वाली, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। और विजय कृष्ण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि इसके बाद फिर वो विलाप होगा संसद सदन में, फिर विलाप होगा कि देखिए हम तो ये देना चाहते थे, किया नहीं। यहां मैं रेखांकित करूंगा राम प्रकाश जी, अगर नियत होती कि देश के मुख्य मुद्दे जो हैं उन पे काम करने की, तो मैं बड़े एक उदाहरण दूंगा आपके सुनने वालों के लिए। कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी 2 सितंबर को बनी थी, 191 दिनों में इसने सब कुछ कर लिया, मीटिंग कर ली। इसका कहना है 65 दलों से बात किया, 35 तैयार हो गए, 15 तैयार नहीं हुए, और हमने सबसे चर्चा कर ली और रिपोर्ट भी सौंप दी, मार्च में संभवतः आई। और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले 6 महीने में लागू भी हम कर देंगे, ये भी कह रहे हैं। वहीं पे यही सरकार है जिस देश की 70% जनसंख्या एग्रीकल्चर यानी खेती और एलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई, उनको एमएसपी की देने हेतु एक कमेटी गठित की गई। आपको ख्याल होगा सितंबर 2022 में, आज 2 साल हो गए, उनकी मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, 37 मीटिंग हो गई, वर्कशॉप कर रहे हैं, बढ़िया सेमिनार कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट का आता पता नहीं, क्या होने वाला पता नहीं। खेती यानी हमारी रोजी रोटी, हमारी भोजन की थाली पे जुड़े हुए मसले पे इस सरकार की प्राथमिकता आप देख सकते हैं। तो एक कमेटी ये भी थी साहब जो किसानों के लिए गठित की गई थी, उसके 2 साल हो गए। दूसरी कमेटी कोविंद जी के अध्यक्षता में 191 दिनों में वो बिल्कुल फल भी देने लगी, वो हाइब्रिड वेराइटी की कमेटी थी, 6 महीने में फलने फूलने लग गई। और ये किसानों की वेराइटी जो है, इसमें 16 साल में भी फल नहीं आने वाले। तो सरकार का नियत अगर समझना है तो ये उदाहरण काफी है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि यह दूर की कौड़ी है, और कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे, खर्चा बचेगा और इलेक्शन के मोड में सरकार नहीं रहेगी, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन व्यवहारिकता देखिए, भारत इतना विशाल देश है, अलग अलग जलवायु है, अलग अलग अंचल है, अलग अलग समस्याएं हैं, और वहां पे आप पंचायत से लेके स्थानीय निकायों से लेके, भले आप कहते हो 100 दिन के अंदर हो जाएंगे या एक साथ होंगे, तो आपको मतदाता सूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। मतदाता सूची अलग बनेंगे, आपका मतदाता पत्र भी अलग बनेगा। और फिर ये जरा सोचो कि इतने सारे 3 स्तर पे चुनाव में सारी चीजों को मतदाता याद करके, मुद्दों को याद करके वोट देगा। और
स्थानीय जो मुद्दे हैं जो कई बार इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि स्थानीय जन आकांक्षाओं के लिए जो सरकारें बनती हैं और उनके रिजल्ट भी आप देखिए, कई राज्यों में बड़ा अच्छा रिजल्ट भी उन्होंने दिया है, विकास भी हुआ है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो मेरा मानना है निश्चित रूप से संघीय ढांचे पर अगर कहीं लागू हो पाता है तो एक चोट होगी। और ये जिस तरह से 6 महीने में इन्होंने बात की है, और 6 महीने में इन्होंने एक रिपोर्ट 18 बार बार जिक्र होता है 18,000 पृष्ठ की है, 1800 पृष्ठ के 1800 या 18,000 पृष्ठ की रिपोर्ट है। मुझे नहीं लगता ये कोई अ, आपको सॉल्यूशन या हल देने वाली है भारतीय चुनाव प्रणाली को ठीक करने की। सबसे पहले मैं अपनी बात इसे खत्म करूंगा, अगर सच में नियत आपकी सही है चुनाव सही करवाने की, तो सबसे पहले तो शुरुआत आप इलेक्शन कमीशन को पूरी स्वायत्तता देके करें। आप उनको बुला लेते हो होम मिनिस्ट्री में, फाइल लेके बेचारे आके हाजिरी देते हैं गृह मंत्री के सामने, क्या निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, जरा सोचिए आप। राजन, ये मकसद क्या पूरा हो पाएगा जिस तरीके से, चाहे वो जेपीसी की बात, जेपीसी में चला गया बफ संशोधन बिल, फिर लिटरल एंट्री को लेकर के आप आए, फिर आपको वो भी वापस लेना पड़ गया, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक यू टर्न्स लेने पड़ रहे हैं मजबूरन, क्या इस बार वो यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा? इस बार तो आंकड़े ही साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप कहीं नहीं ठहर रहे हैं। राम प्रकाश जी, दरअसल एक समस्या से निपटने के लिए अगर हम सोचें कि कोई एक ऐसा शिगुफा छोड़ दें या कोई एक नई ऐसी बात छेड़ दें जिससे जनता का ध्यान उधर चले जाए, यह कई बार एक दूसरी समस्या को जन्म दे देता है। तो ये एक सीरीज में फंस चुके हैं। जहां जो भी इन्होंने सुधार के नाम पे जो भी किया, वो एक दीर्घकालिक नीति को लेके नहीं आए, अल्पकालिक फायदे के हिसाब से ये योजनाएं बनाए। और जैसे अब अग्निवीर का है, तो अग्निवीर इनकी सोच को दिखाता है। अग्निवीर सेना में ले आए, लेकिन देखा जाए तो इनके हर राज्य में, अभी यूपी में देखिए जितनी भर्ती हुई है सब संविदा नियुक्ति हो रही है, इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक सब दिहाड़ी मजदूर हैं इनके। ठीक है, केवल प्रधानमंत्री का पद, नेताओं का जो पद है वही ऐसा है कि चाहे आप 2 महीना भी चुनाव जीत जाइए, आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। केवल वही एक स्थायी है, जहां स्थायी रोजगार की बात अगर करिए तो केवल नेतागिरी भर बचा के रखा है। बाकी प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब एवजी, सब दिहाड़ी मजदूरी पे कर रहे हैं और बड़ी तेजी से कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए कितना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात जब आप कर रहे हैं तो ये सोचिए कि भाई ये हुआ है ना, पहले भी हुआ है 5 बार, चाहे 1952 से 57, 57 से 62, 62 से 67 हुआ, लेकिन ये फिर क्यों हटा? क्योंकि जब उसी समय नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो अलग अलग तारीख पे होने लगे। तो ये व्यवहारिक आवश्यकताएं थी जिसके कारण से अलग अलग होने लगा। देश विशाल है, अलग अलग दिक्कतें हैं, और फिर बाद में जो सरकारें गिरने लगी कि भाई अभी बीच में कोई सरकार गिर जाए तो कैसे करिएगा। जिस तरह से खरीद फरोख्त तो भाजपा के समय हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग का व्यापार जो है, जिस उन्नति के शिखर पे हमने देखा, और जिस तरह से देखा कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों को, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मुर्गी अपने बच्चों को पंख में समेट के छुपाती है बागड़ बिल्ले से, वैसे ही झारखंड की सरकार और भी राज्यों की सरकार, आपको याद होगा, अपने विधायकों को लेके यहाँ वहां बेचारे भटकते पाए जाते थे। ऐसी स्थिति में जब सरकारें गिर जाएंगी तब आप क्या करेंगे? तो अगर जैसे कि दीवा शब्द की बात करें विजय कृष्ण भाई साहब की, तो इनके दीवा शब्द तो है। जब ये कांग्रेस विहीन भारत की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और लगातार हम 9-10 सालों तक सुन रहे थे। आज के लिए जो टेर है थोड़ी हल्की पड़ गई है। अब कांग्रेस विहीन भारत का नारा हम नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि चारों ओर खाली कांग्रेस विहीन भारत का एक समय चलता था। और मैं उस समय भी सवाल पूछता था, क्यों प्रजातंत्र में एक सशक्त विपक्ष क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्या आपका लोकतंत्र पे, प्रजातंत्र पे विश्वास है भी अथवा नहीं? मैं बार बार ये सवाल पूछता था। अब आप कहते हैं साहब वन नेशन वन इलेक्शन, पहले आप एक प्रधान, एक विधान, एक निषाद की बात करते हैं। ये चीजें सुनने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कितना है
इसकी अगर बात करें, भाई आप चाहते तो ये है, आपका दिवा सपने है राम प्रकाश जी कि वन पार्टी नो इलेक्शन। लक्ष्य तो आपका ये है कि एक ही पार्टी रहे और इलेक्शन ही ना हो, चाहते तो आप ये हैं, लेकिन उसके लिए जो आप रास्ते चुन रहे हैं, ये रास्ते आपको वहां तक माफ करिए नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये भारत की नब्ज को पकड़ना अचानक, मुझे लगता है अचानक इनके हाथ से छूट गई है जो भारत की नब्ज है। अभी एक सर्वे हुआ था, 87% लोगों ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की वकालत की थी। अब आप 87% लोगों की जन आकांक्षा के विपरीत हैं आप। आपके यहाँ किसान आंदोलन पार्ट 2 चालू हो गया है, जिस चीज के लिए, उसके लिए आप कमेटी गठित किए थे, 2 साल हो गया, कमेटी रिपोर्ट लेके नहीं आ रही। लोग आंदोलनरत हैं, लाखों लोग आंदोलनरत हैं, लाखों किसान राजधानी के आसपास डेरा डाले हुए हैं कि भाई आप ले आइए। उसके लिए आप कमेटी बनाए हो, कमेटी का था पता नहीं। एमएसपी गारंटी वही, यही प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार याद दिलाता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है राम प्रकाश जी। ये प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के सीएम थे तो स्वयं रिपोर्ट लेके आए थे, उसमें क्लॉज था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल पे दिलाया जाए। और अब जब ये सत्ता में आ गए 1914 से, तो अब ये एक बार नाम तक नहीं देते उसके। ये भी तो आपके एजेंडा में था। आपके एजेंडा में अगर वन नेशन वन इलेक्शन है तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना भी तो आपका मुद्दा था। इसके लिए तो आप मनमोहन सिंह जी से बाकायदा वार्ता किए थे, आप लड़ पड़े थे। तो आज कहाँ है वो मुद्दा? तो सवाल ये है कि मुद्दे की चर्चा करना, किसानों की समस्याओं में या देश की समस्या पे चर्चा करना और उसके हल ढूंढना, दोनों अलग चीज है। तो अब मोदी जी क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी आप लोग बात किए, वो माफ नहीं करते। राजनीति में बेहद जरूरी है कि आप अपोजिशन वाले को अपना दुश्मन न समझें। इस पूरी प्रक्रिया के, संसदीय प्रक्रिया के, ग्राम पंचायत की प्रक्रिया के, स्थानीय निकाय की प्रक्रिया के, विधानसभा की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है विपक्ष। जब तक यह सोच नहीं होगी तब तक इस तरह की दिक्कतें आपको मिलती रहेंगी। 15 राज्य थे जो वन नेशन वन इलेक्शन के अपोज में थे, उन्होंने क्या क्या तर्क रखे गए थे उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। वो महत्वपूर्ण है मेरा मानना है।